हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फोर्थ चैप्टर है क्लास 10th का साइंस के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ सीबीएसई वालों ने हटा दिया है। मतलब मैं समझता हूँ कि आधा चैप्टर ही हटा दिया, बट नो, हम काफ़ी कुछ हर चीज़ ही कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्योंकि अगर एनटीएससी वगैरह दोगे तो उसका सिलेबस तो रिड्यूस नहीं हुआ है ना, और इतना भी कोई बर्डन नहीं हो जाएगा अगर उस चीज़ को पढ़ लोगे जो इन्होंने हटाई है, और उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो घर बैठे ही पढ़ना है, पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि लगभग 100 से ज़्यादा 100+ एलिमेंट्स नोन है अभी हाल वर्ल्ड में। पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में भी लगा रहता है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें 100 से ज्यादा एलिमेंट्स नोन हैं। लेकिन हमें क्लास 10th में उन्होंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का ही चैप्टर पढ़ने को क्यों बोला गया। सबसे पहले तो एक सवाल ये आता है, भाई ऑक्सीजन भी तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, O2, हाइड्रोजन भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। ये दोनों गैस ही कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पानी कितना इंपॉर्टेंट चीज है, किससे बना है, पानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। पर ये महाशय जो सीबीएसई वाले हैं, इन्होंने ये चैप्टर डाल दिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये एक सवाल है, सोचना तो पड़ता है ना, मतलब थोड़ा एक सवाल आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि सिर्फ यही कंपाउंड क्यों दिया, मतलब यही कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड वाला चैप्टर हमें क्यों दिया गया। तो देखो, नो डाउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वर्ल्ड में वो कार्बन होता है। इन टर्म्स ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के एक्सिस्टेंस के लिए ये तीनों एलिमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग बींग्स, जनरली जो लिविंग बींग्स से बनते हैं, उसमें कार्बन अनिवार्य एक एलिमेंट होता ही होता है उन कंपाउंड्स के अंदर। ग्लूकोज को ले लो, कॉटन को ले लो, सिल्क को ले लो, ये सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं। कई सारे पॉलीमर्स होते हैं, सब में कार्बन होता है। आप जिस इंक से मैं लिख रहा था ना अभी, इसमें भी कार्बन है। यहां तक कि जो कपड़े आप पहने हैं, जो कपड़े मैं पहना हूं, जिस पेपर में आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, उसमें भी कार्बन है। पता है आपको, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड की जो प्लाई है, लकड़ी की है, ये भी कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन तो आपको हर जगह मिलेगा, तो इसका इंपॉर्टेंस तो है ना लाइफ में। तो इसलिए इसको थोड़ा हमने अलग से एक चैप्टर का ही नाम दे दिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसकी कुछ खासियत भी होती है कि ये हर जगह क्यों है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि आप जो खाना खा रहे हैं वो भी कार्बन के फॉर्म में ही खा रहे हैं। एक्चुअल में आप क्या खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं ना, प्रोटीन खा रहे हैं, इन सब में कार्बन होता है। ये सब कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। तो ले दे के ये इतनी जगह क्यों है, मतलब रीजन क्या है इसका, इतना नेचर, ऐसा वर्सेटाइल नेचर क्यों है, इतना लचीलापन क्यों है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में हमें पढ़नी है। पर खैर स्टार्ट तो करना है, तो स्टार्ट तो कर ही दिया है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो है हम इससे करेंगे कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड और एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल बेसिक समझो, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड है। कैसे आयनिक कंपाउंड है, मैंने क्या कहा, गेन और लूज करेगा। देखो अब ध्यान से समझते जाओ, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा भाई साहब। Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, K शेल, L शेल, M शेल होते हैं। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बैठे हुए, L शेल में 8 होंगे और M शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जो पहला शेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाता है,
दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है, तो यहां तक तो Na को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो M शेल होता है उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ दिक्कत है, क्योंकि यहां पर M शेल को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ रहे हो बात को? Na जो है, मैं ऐसा स्ट्रक्चर अगर बना दूं, ये Na का न्यूक्लियस है और ये उसका पहला शेल, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये उसका दूसरा शेल, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे। और ये आ गया तीसरा शेल, यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 कंडीशन हो सकती है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, प्लस हो जाए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हो जाए, चला जाए बाहर। तो दोनों में से आसान चीज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है। समझ रहे हो बात को? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, खत्म। तो अब क्या होगा? 2 और 8, ये दोनों तो स्टेबल है ना, तो Na प्लस बनेगा। अच्छा, Na प्लस क्यों बना ये भी समझ लो। यहां पर जो आपका न्यूक्लियस बैठा हुआ था, इस न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन्स थे। कितने प्रोटॉन्स थे? 11। और प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियस पे 11 पॉजिटिव चार्जेस थे। बहुत मेन कंसेप्ट है ये और बेसिक कंसेप्ट है। आपको अगर ये समझ में अभी आ जाएगा तो आगे बहुत आसानी से आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो यहां पर 11 पॉजिटिव चार्ज थे और यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने इस Na सोडियम के एटम को न्यूट्रल कर रखा था। 11 प्रोटॉन, भाई 11 प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस, और 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 नेगेटिव चार्जेस। तो 11-11 एक दूसरे को क्या कर रहे थे? न्यूट्रलाइज। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आखिरी शेल में था 1 इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए था 8, तो हमने क्या करा? 1 को लूज करवा दिया, लूज हो गया वो। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो प्रोटॉन तो उतने ही है। प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज थे वो तो कम हो गए। कितने हो गए? 10। तो अब आपके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 नेगेटिव चार्ज हो गए, क्योंकि 11 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहेंगे। तो यहां पर डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा? 1 ज्यादा हो गया ना प्लस आपके पास। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? Na प्लस, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लूज करा इनने। अब बात करते हैं हम NaCl की बात कर रहा था मैं, सोडियम क्लोराइड की। तो Na पे तो प्लस चार्ज आ गया। अब बात करता हूं क्लोरीन की। तो क्लोरीन को देख लो, यहां पर 7 नहीं मतलब 17। ओके, मतलब 17 इसका एटॉमिक नंबर है यार, ये पता ही होगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो जो M शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा भाई? दिख रही है वो चीज आपको, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि 7 को लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो 1 को गेन करा। अब क्या होने वाला? अब यहां पर 2 8 और साथ में यहां पर 8, ये हो गया स्टेबल। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है तो यहां तो नेगेटिव चार्ज बनता ही है ना, तो यहां पर Cl नेगेटिव हो जाएगा। वही रीजन है जिस तरह यहां पर ये देख लो, ये मैंने क्या बना दिया? ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया Cl का। यहां पर 17 प्रोटॉन्स थे और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। तो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज था, कोई चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है, तो Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। खैर, अब यहां पर Na प्लस है और Cl नेगेटिव है। तो हम कहते हैं ना, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बना? यहां पर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन लूज, वो इसने गेन कर लिया। तो गेन एंड लूज, इन दोनों तरीके से जो बॉन्ड बना उसको मैं क्या बोलूंगा? आयनिक बॉन्ड। ये तो चीज हो गई आयनिक बॉन्ड की, बेसिक चीज थी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन खैर मुझे समझाना चाहिए था ये तो, मैं इसलिए मैंने समझाया। अब मैंने बात करी थी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहां पर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में। और इस चैप्टर में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। कार्बन के साथ यही एक खासियत है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब वो गेन भी नहीं करता और लूज भी नहीं करता। देखो, नोट्स आप खुद बना लेना और अच्छे से बनाना, और हम कोशिश करेंगे कि वेबसाइट पे जल्द से जल्द नोट्स को भी अपलोड कर दें। इट विल टेक सम टाइम, बट यस, वो होगा, जरूर होगा।
ये तो मतलब मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मैं करूंगा उस चीज़ को। नोट्स वगैरह मैं अपलोड करूंगा, बट उस चीज़ का इंतज़ार मत करो कि वो कब होगी कैसे होगी। अभी तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं कोर्स जितना हो सके उतना कंप्लीट करा सकूं। तो कार्बन की बात करते हैं। मैंने कहा ये गेन भी नहीं करेगा, लूज भी नहीं करेगा। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, यू हैव टू आस्क कि सर क्यों नहीं करेगा भाई, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता कार्बन, शेयरिंग क्यों कर रहा है। तो हम देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 6 और यहां पर हम के शेल में देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में देखते हैं 4। तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आती है कि जो सेकंड शेल है ये याद इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 चीज हो सकती है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 4 को अगर लूज करेगा तो 4 खाली हो जाएंगे और यहां पर 2 शेल वाला जो अपने पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो जाएंगे और वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा, ये हमें लगता है। और एल शेल अगर एक 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कार्बन की तो वाह वाह हो गई। तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, चलो हम लूज लेते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है, अगर वो लूज करता है 4 को, इसको लूज करेगा तो यहां पर C4 पॉजिटिव आ जाएगा। भाई जरूर होगा ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब समझो केमिस्ट्री क्या है। यहां पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है कार्बन का, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो न्यूक्लियस था इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं। क्या है, 6 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, केमिस्ट्री में जहां पर ज्यादा एनर्जी खर्चा हो रही है वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। और ये केमिस्ट्री में ही नहीं, पूरी साइंस के अंदर यही फंडा चलने वाला है। फिजिक्स पढ़ लो, बायो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होनी है वहां पर स्टेबिलिटी कम होनी है। मतलब एनर्जी का ज्यादा अगर लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो वहां स्टेबिलिटी में इनवर्सली रेट प्रोपोर्शनल आएगी आपकी। अब यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो यहां एनर्जी बहुत भयंकर देनी पड़ेगी। ये पूरी चीज ध्यान से समझना, नोट कर लेना इसको। एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन क्यों एनर्जी ज्यादा लगेगी, पहला रीजन है कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, स्मॉलर साइज। ये एटॉमिक रेडियस होता है कार्बन का, ये छोटा है। उसके बाद यहां पर 6 प्रोटॉन बैठे हुए हैं न्यूक्लियस में। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। भाई एक एटम स्टेबल क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है। समझ रहे हो बात को। अब यहां पर ये इनको अट्रैक्ट करके बैठा है, ये जाने नहीं देगा। कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन से उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। ये बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन कैसे छीन लोगे मुझसे तुम। समझ रहे हो बात को। अरे भाई 1-2 छीनते तो हम कुछ और सोचते, लेकिन आप तो पूरे 4 खींच रहे हो। अच्छा 1-2 खींचने से स्टेबल तो होगा नहीं, हमें तो चाहिए पूरे 4। अब हम जब 4 इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे, लूज करवाएंगे, तो मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगी, बहुत जबरदस्त एनर्जी देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी विल टेक इसको निकालने के अंदर। अब मैंने आपको बताया था जहां एनर्जी ज्यादा लगती है वहां स्टेबिलिटी कम, खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, तो हम क्यों लगाएंगे इतनी एनर्जी। इतनी एनर्जी कंपाउंड बनने में नहीं लगने वाली जितनी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने पे लगाओगे। तो ये कंसेप्ट हो जाएगा आपका फेल। बात समझ में आ रही है। बड़ा सिंपल सा केस है। यहां 6 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, जिसके पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं और वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। साइज छोटा है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा कम है। इस वजह से क्या होने वाला है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो लॉस तो नहीं होने वाला। चलो ठीक है, लॉस मत करो यार, कोई बात नहीं, गेन करवा दो, 4 गेन करवा दो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर 4 गेन होंगे तो C पे 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस चीज को भी समझ लो, जब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो, तो यहां कितना बड़ा इम्बैलेंस चीज हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। कैसे,
अभी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, और कितने प्रोटॉन थे, 6, नॉर्मल कंडीशन थी। अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहा हूं ताकि ये शेल स्टेबल हो जाए और हमारा एटम स्टेबल हो जाए। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो सिर्फ कितने रहेंगे, 6। प्रोटॉन कितने रहेंगे, सिर्फ 6। तो यहां पर ये डिसबैलेंस हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर एटम का, क्योंकि यहां रिपल्शन बहुत होने लग जाएगा। ये एरिया छोटा था, अब छोटे एरिया में 4 इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी जगह थी, ठीक ठाक थी, तुमने 4 और घुसड़ दिए। और यहां पर क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, उसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तुमने 4 इलेक्ट्रॉन जैसे डाले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, क्योंकि बहुत कम स्पेस में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। दूसरी चीज, इतना बड़ा घातक डिसबैलेंस हो जाएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके कैसे संभाल सकेंगे, तो ये भी स्टेबिलिटी को नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए ये दोनों चीजें क्रॉस, मतलब ना ही वो गेन कर पाएगा और ना ही वो लूज कर पाएगा। कार्बन दोनों चीज नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कहा था वो शेयर करेगा। क्या करेगा वो, शेयरिंग का कंसेप्ट समझ लो अब क्या होता है। ये भाई दोनों चीजें बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं शेयरिंग समझा देता हूं तुम्हें। तो शेयरिंग में क्या होता है, दो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, 2 एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। हम दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे, और एक ही नहीं कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताऊंगा। साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, वो भी बनाना सिखा दूंगा। तो लेक्चर पूरा ही देखना, क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूं कि कार्बन करेगा शेयरिंग। तो ये एक डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, चाहो तो लिख लो। द बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, या इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा कार्बन करेगा शेयरिंग। एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, और इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूं यहां पर CH4, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। भाई बिल्कुल कंसंट्रेशन होके देखो, घबराओ मत यार, बहुत आसान है। सुनो जरा ध्यान से सुनो। देखो कार्बन को देखो, इसमें 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,4, यहां पर तो सिर्फ 1 ही आएगा। हमेशा याद रखना, जो पहला शेल होता है जिसको हम के शेल बोलते हैं, इसको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा शेल है उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। अब समझो पूरी कहानी क्या होने वाली है। ये कंपाउंड हो रही है कि स्टेबल कंपाउंड है, मीथेन। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, याद रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। ये गोबर वगैरह में भी पाई जाती है, और बर्निंग फ्यूल है भाई, काफी अच्छा फ्यूल माना जाता है ये, है ना, नेचुरल गैस है। तो ये तो हो गई, चलो इसकी बात। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे, ध्यान से समझो। यहां पर मैंने क्या कहा, या तो लूज कर लेता या गेन कर लेता, लेकिन अभी समझा दिया दोनों पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपाउंड तो स्टेबल बना हुआ है, पर कैसे बना। तो हमेशा याद रखना, जब भी शेयरिंग होती है या जब भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो हमेशा एटम के लास्ट शेल से होगा। जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, जैसे इस एटम को देखो, इसका लास्ट ऑर्बिट है L, यहां से शेयरिंग होगी, यहां से गेन होगा, यहां से लूज होगा। इसका देखो, इसका लास्ट शेल है K, यहां से होना है जो होना है ना, क्योंकि यही तो लास्ट शेल जो होता है वही इनकम्प्लीट होता है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। तो उसके अंदर ही प्रॉब्लम होती है, वहीं पर ही स्टेबिलिटी मैनेज होती है, वही रिएक्ट करता है हर किसी से। तो हम जो भी करने वाले हैं लास्ट शेल में करेंगे, क्योंकि ये शेल तो कंप्लीट है। तो जो चीज पहले से ही कंप्लीट है उसको कभी अपन छेड़ेंगे नहीं,
ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर देख रहे हो ये कार्बन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मैं उन 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह क्रॉस करके शो कर सकता हूं। ऐसे कर दिया मैंने शो, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसी तरीके से हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। तो मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूं, डॉट बना के। 4 हाइड्रोजन थे भाई, 4 हाइड्रोजन थे, तो चारों को मैंने यहां आसपास लिख दिया और साथ में एक डॉट बना दिया। ये जो हाइड्रोजन है उसका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक। और ये जो कार्बन है इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इर्द गिर्द इसके हमने बना दिए। अब बात मैंने करी थी यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड की, है ना, जो काय से बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और मैंने आपको एग्जांपल में ये चीज समझा रहा था। तो क्या यहां हुआ क्या है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि CH4 बना कैसे है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 मिल गया तो यहां पर क्या होने वाला है? ये हो जाएगा स्टेबल। तो अब यहां पर क्या हो रहा है आप देखो, ये जो मैं बना रहा हूं ये मान लो लास्ट शेल बना दिया मैंने। ये जो मैंने अभी सर्कल करा है अंडे जैसा, ये लास्ट शेल है किसका? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के लास्ट शेल, एक्चुअल में वो हम उसका लास्ट शेल कह रहे हैं, ले दे के देखा जाए तो उसका वो पहला शेल ही है, क्योंकि हाइड्रोजन का शेल ही एक होता है, मतलब उसके एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और काम हो जाता है। तो उसके पहले शेल या लास्ट शेल के अंदर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक किसका है? खुद का, हाइड्रोजन का है, और एक किसका है? कार्बन का है। शेयरिंग हो गई ना। यहां पर हाइड्रोजन ने कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, कार्बन ने हाइड्रोजन को दे दिया 1 अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर शेयरिंग हो गई। इसी तरीके से इधर भी शेयरिंग हो गई। तो यहां हाइड्रोजन बहुत खुश है, क्योंकि कार्बन ने क्या करा? कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन चारों को दे दिया। भैया शेयरिंग हो गई, लेकिन कार्बन कह रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अब मेरे को भी कुछ दे दो। तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है साहब, हम आपके साथ भी शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब जो मैं सर्कल बनाऊंगा, वो बनाऊंगा कार्बन का लास्ट शेल। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8। देखो 8 ही आ जाएंगे, समझना। ये जो सर्कल बना रहा हूं मैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर बने हुए आपकी बुक में, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये जो सर्कल है, ये समझ लो किसका लास्ट शेल है? कार्बन का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन भी खुश कि भाई मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन भी खुश कि मेरे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन कह रहा है। और हम दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया जिसको हम मीथेन कहते हैं। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? और एग्जांपल आपको समझा देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो सिर्फ कार्बन ही नहीं, एक और बात बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कार्बन ना होके भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ कार्बन ही नहीं बना रहा है, ये कार्बन के लिए ही नहीं है। एग्जांपल आप ले लो H2। अब देखो हाइड्रोजन, पहले उसका मैंने अभी बताया था आपको, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बस शेयरिंग हो गई, ये हो गई शेयरिंग। इसको इस तरह भी बना सकते हो आप। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ना, तो कार्बन में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं? मीथेन के अंदर 4, 1 2 3 4, और हर कोवेलेंट बॉन्ड ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं? 2। तो टोटल शेयरिंग कितनी हो रही है? 8 इलेक्ट्रॉन की। मैंने इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा था, ठीक है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आते हैं ना, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अकेला क्या करेगा? तो यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन ने क्या करा? शेयरिंग तो करी है। इस हाइड्रोजन ने इसको अपना 1 हाइड्रोजन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, शेयरिंग हो गई। तो यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं अच्छे से। कोई डाउट वाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में आप, और
इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे यार चैप्टर को फटाफट, फिर उसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ओके, और एग्जांपल बताते हैं आपको, एक और ले लेते हैं N2। अब N2 के साथ देखो क्या केस है, समझ लो इसको, ये शायद आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। वाओ, L शेल में कितने हैं? 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। ठीक है ना, मैं ऐसे बना सकता हूं नाइट्रोजन को, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, इस तरह से 5 है आखिरी शेल में, तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, ये एक कलर से बना देते हैं और दूसरा कलर ये ले लेते हैं। यहां पर दूसरा नाइट्रोजन, भाई इसको भी ऐसे बना सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, दोनों नाइट्रोजन के हमने बता दिया। अब होगी शेयरिंग, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो ये क्या करेगा, इसके 3 ये शेयर कर लेगा, इसके 3 ही है, बस ऐसे कर लेगा। ये होगा शेयरिंग। इसने क्या करा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। देखो ये जो सर्कल बनाया, ये मैंने इसका ऑक्टेट बना रहा हूं मैं, तो यहां पर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब साथ में आप देखें तो ये भी वही काम करेगा, ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा। अब ये जो सर्कल ब्लू वाला मैं बना रहा हूं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो रेड सर्कल है ये इस ब्लू वाले का ऑक्टेट है, और ये जो ब्लू सर्कल है वो इस रेड वाले का ऑक्टेट है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो ना भाई? देखो ये बन गए आपके 3 बॉन्ड बने। मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था कि एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहां तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो है ये एक लोन पेयर की तरह गिन लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा ही नहीं है, तो वो लोन पेयर वाला कंसेप्ट अभी आप इतना ध्यान मत दो, लेकिन आप समझ तो जा रहे हो ना। ये जो हमारे पास सर्कल बना हुआ है, यहां पर इन तीनों ने पार्टिसिपेट करके एक बेहतरीन गैस बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं? N2 नाइट्रोजन गैस। और जो नाइट्रोजन गैस होती है, यहां पर 3 बॉन्ड है, इसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है ये, इसी वजह से ये इनर्ट गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर्ट गैस। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और ये इनर्ट है, तो ये रिएक्ट नहीं करती। समझ रहे हो बात को? और इनर्ट होने की वजह से, रिएक्ट ना करने की वजह से हमारे लिए बड़ी फायदे की चीज है, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करती ना ऑक्सीजन की तरह, तो आग वाग लग सकती थी। मतलब स्टेबल नहीं होता वर्ल्ड यार, और कुछ नहीं। जैसे जो वेफर्स होते हैं, लेज वगैरह, उसके अंदर अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, कौन सी गैस रखते हैं वो? नाइट्रोजन गैस, या फिर वो हीलियम गैस भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैस कहलाती है, रिएक्ट नहीं करती ना। तो नाइट्रोजन गैस जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है बॉन्ड। तो ये एक कंसेप्ट है, वो तीनों बॉन्ड काय के बने हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बने हुए। शेयरिंग समझ में आ रही है आपको? और एग्जांपल बता देते हैं आपको इसके साथ ही। ये तो हमने 2-2 एलिमेंट वाले कंपाउंड ले लिए। एक काम करता हूं मैं, CO2 लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल है यार CO2 भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखो, और आसानी तरीका आपको बताता हूं आसान से। जैसे CO2 जो है, ये मैंने CO2 लिख दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है CO2 का। अब देखो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आखिरी में? मैंने बताया था आपको 2 4, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4 है वो, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं यहां पर ऐसे बना दूं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। ठीक, ये बन गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2,6 2,6 है ना, 8 है ना। तो यहां पर क्या मामला है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बना दो यूं, और इस तरह का यूं। ठीक है, अब समझो यहां जो स्ट्रक्चर बना है CO2 का, ऐसा होता है। कार्बन एक ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है, यहां पर भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होंगे? 4। तो 2 तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो कार्बन के हो गए, 2 किसके हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। लेकिन मैंने कहा था कि यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 6 होंगे ना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयरिंग कर लेंगे, बचे कितने? 4। तो यहां पर आप 4 ऐसे बना दो,
इसको भी 4 ऐसे बना दो। अब देखो आप शेयरिंग कैसे होने वाली है। अब मैं जो बनाऊंगा, जो सर्कल अब मैं बना रहा हूं, ये सर्कल ऑक्सीजन का आखिरी वाला शेल है, तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8। ये हो जाएंगे 8। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब यहां जो सर्कल बनेगा इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ये देखो ये हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पर अभी कार्बन का सर्कल बाकी है। कार्बन का सर्कल कैसे बाकी है? ऐसा होगा। तो अलग कलर से बनाते हैं उसको हम बना देते हैं इस कलर से। ये बन गया कार्बन का सर्कल। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। प्लीज मत इस पे ज्यादा घबराहट लाना अपने अंदर। यहां पर जब मैं बना रहा हूं तो आप भी क्यों नहीं बना सकते यार? मैं भी इंसान ही हूं, कोई मैं जुपिटर से थोड़ी आया हूं। ये क्या बन गए आपके सर्कल जो मैंने बनाए? ऑक्टेट है। मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी बुक में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये ऑक्टेट है। मैं तो ये समझना, ये कोई ऐसा नहीं है किसी बुक से पढ़ के मैंने आपको बता दिया। ये सीख कर ही समझाया कि इस तरह से हम इसको आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको हम ऑक्टेट मान लो। ये जो हरा वाला है किसका ऑक्टेट है? कार्बन का। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो ऑक्टेट बना है ये किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो यहां पर भी आप देखो इन ऑक्टेट में 8 है, इसमें 8 है, और ये स्ट्रक्चर आपका बन गया है ना। कभी वो पूछ ले कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पूछ लेगा या फिर वो LEWIS, ये लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2, तो भी ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी हाल आपको ये भी बता दिया CO2 कैसे बनता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया गैस का। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं NH3 का। NH3 इसको क्या कहते हैं? अमोनिया गैस। तो देखो अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है? 7, तो 2 और 5, ये L शेल, ये K शेल। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। हमने अभी N2 बनाया था, तो देखो यहां पर अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इन 5 इलेक्ट्रॉन का? कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहां 3 बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद रखना, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन चाहे हाइड्रोजन से कंबाइन हो या फिर किसी और से भी कंबाइन हो, वो बॉन्ड हमेशा सिंगल बनाएगा। तो यहां पर H, यहां पर H और यहां पर भी H। ठीक है, इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका है? वो हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, ये सारे के सारे डुप्लेट किसके कंप्लीट हो गए? हाइड्रोजन के। डुप्लेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर इसका एक लाइन डायग्राम बनाना चाहो तो ये बन गया आपका लाइन डायग्राम। ये 2 लोन पेयर हो गए, ये जो बनाए थे ना ये रहे भैया। समझ आ गई बात? इस तरह से बन सकता है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपने घर पे बना सकते हो। CCl4 का मतलब कैल्शियम बोल रहा हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। आप बना सकते हो C2H4 का। ठीक है, आप बना सकते हो H2O का। आप बनाइए S8 का, सल्फर। ये 4 ही बना लो फिलहाल में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो बनेगा। ठीक, तो जो भी डाउट आए मुझसे पूछना इसके अंदर आपको। अगले लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, क्यों होता है, और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वगैरह देखेंगे। बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को बस खत्म करते हैं और बाकी कल देखते हैं। थैंक्स अ लॉट।